हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस थे उस सारे क्वेश्चंस को कर लिया। और अब आगामी बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा आने वाली है 27 दिसंबर को, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनज़र जो है 66वीं बीपीएससी पीटी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नदी है और ये स्थल है, तो कौन से स्थल किस नदी के किनारे है या किस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, यही बात इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी जो है ये सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदारो है। इसका आंसर जो है एक का सी होगा, एक का सी होगा। और भोगवा जो है ये भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और घग्गर के किनारे जो है ये कालीबंगा है। और हिंडम के किनारे जो है आलमगीरपुर है। तो सिंधु जो है मोहनजोदारो के किनारे, भोगवा के किनारे लोथल, और हिंडन के किनारे आलमगीरपुर, घग्गर के किनारे जो है कालीबंगा है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर सी होना चाहिए, यानी कि 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल जो है इसके रचयिता कौन है। तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है और तृतीय मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर जो है लाइट ऑफ एशिया नामक बुक जो है इसकी रचना किसने की। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो है कुशीनारा में हुई थी, जो कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इनके जीवन पर जो है लाइट ऑफ एशिया बुक जो है ये एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी। तो इसका आंसर जो है ए होगा मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है मित्रों ये सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनान का एक सम्राट था, तो उसका जो है एक दूत था, जो कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था। और से मेगास्थनीज ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इस इंडिका नामक पुस्तक में जो है मित्रों पूरे मौर्य साम्राज्य का जो है विस्तार से विवरण दिया गया है, किसमें, इंडिका नामक पुस्तक में। और इसी इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में बताया। और तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में बताया है इन्होंने कि उस समय भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभक्त थे। तो इसमें जो है उपयुक्त आंसर नहीं मिलने के कारण इसका आंसर जो है कोई नहीं होगा। तो इसमें जो है ई, इसका ऑप्शन जो है ई होगा। इसका आंसर जो है ई होगा, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में सबसे उचित जो है भू राजस्व दर कितनी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर कितना था। तो भू राजस्व दर जो है प्राचीन काल में गुप्तों के समय जो है मित्रों भू राजस्व था 1/6, यानी कि जितनी उपज होगी उतना 1/6 जो है राजा को टैक्स के रूप में, भू राजस्व के रूप में दे दिया जाएगा। तो प्राचीन काल में जो है उचित भू राजस्व थी 1/6। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि गणित की पुस्तक जो है, गणित की एक पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती, और इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है क्या कौटिल्य है। कौटिल्य जो चाणक्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो क्या इनके लेखक कौटिल्य है। तो नहीं मित्रों, कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र की रचना की है। और आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने तो आर्यभट्टियम की रचना की है। तो मित्रों इसका आंसर कौन होगा, क्या रामानुज है, क्या भास्कराचार्य है। तो मित्रों इसका आंसर जो है सी है, भास्कराचार्य, जो कि 12वीं सदी के जो है गणितज्ञ और खगोलविद है। इन्होंने जो है गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती की रचना की। किसने की, भास्कराचार्य ने। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ये मंदिर है, ये मंदिर जो है कि किस राजा द्वारा बनवाया गया है। तो ये बात पूछा जा रहा है। तो खजुराहो जो कि प्रसिद्ध है, जानते हैं हम लोग कि खजुराहो जो है चंदेल राजा द्वारा बनवाया गया है। तो 1 का बी होगा। एलोरा भी जानते हैं, एलोरा जो है राष्ट्रकूट राजा द्वारा बनवाया गया है। दिलवारा, तो दिलवारा की बात करें, और दशावतार, तो दशावतार जो है गुप्त राजा द्वारा बनवाया गया है। और दिलवारा जो है सोलंकी राजा द्वारा बनवाया गया है।
तो इस प्रकार जो है खजुराहो चंदेल राजाओं द्वारा, एलोरा राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा, दिलवारा जो है दिलवारा का निर्माण जो है गुप्त सोलंकी राजाओं द्वारा, और दशावतार का निर्माण जो है मित्रों, ये दशावतार का निर्माण जो है ये करवाया गया है गुप्त राजाओं द्वारा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ए होगा, यानी इसका मतलब 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी होगा और 4 का ए होगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मित्रों कि किस सल्तनत शासक के समय जो है मंगोलों ने भारत पर अपना प्रथम आक्रमण किया? तो वो कौन सा उस दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसके समय जो है मंगोलों ने भारत में फर्स्ट टाइम जो है आक्रमण किया? तो वो शासक था मित्रों, क्या बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो नहीं मित्रों, ये इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पर बैठा था, और इसी के समय जो है मंगोलों ने अपना प्रथम आक्रमण किया था। तो ये बात ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मित्रों कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक, यानी सबसे ज़्यादा समय तक जो है उसमें से शासन किसने किया? कौन था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो मित्रों, क्या बहलोल लोदी ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, सिकंदर लोदी ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, दिल्ली सल्तनत में जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो है मित्रों बहलोल लोदी था। तो इसका आंसर जो है ए होगा। ये जो है तुगलक वंश से संबंध रखता था। बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये 1351 से 1388 तक था शासन किए। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो ये जो है 1325 से 1351 तक शासन किए। और सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी मित्रों 1489 से 1517 तक शासन किया, जबकि बहलोल लोदी की बात करें तो 1451 से 89 तक शासन किया, जो कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उसमें सबसे अधिक समय तक जो है शासन करने वाला ये शासक था। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा मकबरा है मित्रों? तो औरंगजेब जो है उनकी पत्नी का नाम है राबिया उद दरौनी। तो उन्हीं की पत्नी की याद में जो है उन्होंने मकबरा का निर्माण करवाया है, जिसको जो है राबिया उद दौनी का मकबरा, या उसको द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है या बीवी का मकबरा कहा जाता है। तो ये जो है औरंगाबाद में है, तो जो कि औरंगजेब ने बनवाया है, तो इसी को जो है द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मित्रों कि मुगल काल में दरोगा पद था। तो दरोगा पद क्या पुलिस अधिकारी था, लगान अधिकारी था, सैन्य अधिकारी था, टकसाल अधिकारी था, या इनमें से कोई नहीं था? तो मित्रों, मुगल काल में जो है दरोगा जो था वो टकसाल अधिकारी था। तो इसका आंसर जो है बी होगा। दरोगा के नेतृत्व में ही जो है मित्रों सोना चांदी तांबे इत्यादि के सिक्के ढाले जाते थे मुगल काल में। तो दरोगा का जो है उस समय जो है वर्क होता था वो टकसाल अधिकारी होता था। ठीक है, सिक्के छापने का कार्य करवाना जो है उनका काम होता था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि किस मुगल शासक को साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? क्या शाह आलम द्वितीय को जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है, जहांगीर शाह को जाना जाता है, या मोहम्मद शाह को जाना जाता है? तो मित्रों, ये जो शासक है मुगल शासक जिनको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, ये मित्रों है बहादुर शाह प्रथम। कौन है? बहादुर शाह प्रथम। तो इसका आंसर जो है डी होगा। ये जो इन्होंने जो शासन किया वो 1707 से लेकर 1712 तक इन्होंने जो है शासन किया, और इनको जो है खफी खां द्वारा जो है साहेब बेखबर की उपाधि दी गई। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है भारत पर शासन करने के, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रहा था उसके सभी अधिकार जो है वापस लेने की उद्घोषणा कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सभी अधिकार, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। तो एग्जैक्ट डेट जो है मित्रों यहाँ पर 1 नवंबर 1858 होगा। इसका आंसर जो है बी होगा। और यह जो 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा की गई, ये इलाहाबाद में जो है दरबार आयोजित किया गया था, और उसी दरबार में जो है भारत पर शासन करने के सभी अधिकार जो है ब्रिटेन की महारानी को दे दी गई, और वो ब्रिटेन की साम्राज्ञी भारत की साम्राज्ञी कहलाई उस दिन से। और ये जो उद्घोषणा करने वाला था ये लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी यही जो है गवर्नर था, और 1856 में जो है यह गवर्नर बना था। तो भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल भी था। और उसके बाद बात करें तो 1858 के बाद जो है ये भारत का प्रथम वायसराय भी बना। तो लॉर्ड कर्जन की ये बात हम कर रहे थे कि ये प्रथम वायसराय भी जो है भारत के
ये लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है मित्रों, तो और ये एग्जैक्ट डेट जो है इसका 1 नवंबर 1858 था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के प्रशासन से कर दी? क्या वे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या बिपिन चंद्र पाल थे, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों ये जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका आंसर जो है बी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ये लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन के घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं, इनके इनके प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के प्रशासन से की थी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मित्रों वायसराय था लॉर्ड वेबल। इसका आंसर जो है डी होगा। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड वेबल था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हार्टोग समिति इसका संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? क्या अकाल से था, कृषि से था, भू राजस्व था, शिक्षा से था, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो मित्रों हार्टोग समिति जो है इसका जो है संबंध मित्रों शिक्षा से था। इसका आंसर जो है सी होगा। बात है 1929 की। 1929 में जो है शिक्षा आयोग के विकास पर जो है रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक शिक्षा समिति की नियुक्ति की गई थी। इसी को जो है हार्टोग समिति कहा जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व करने वाले एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों थे। तो इसमें ये दोनों जो है होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नेता है। तो इसका आंसर जो है ये होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो एक से अधिक जो है इसके आंसर आ रहा है। होम रूल की स्थापना जो है इन दोनों ने की और अपना अपना अलग अलग किया और अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में जो है इन आंदोलन का जो है नेतृत्व इन दोनों नेताओं ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सेंट्रल विधानसभा में बम फेंका था। तो ये कौन से एग्जैक्ट डेट को फेंका था? तो मित्रों ये जो डेट था ये 8 अप्रैल 1929 का डेट था। इसका आंसर जो है ए होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 तेभागा आंदोलन ये कहाँ हुआ था? एग्जैक्ट इसका लोकेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्या बिहार में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, असम में हुआ था, बंगाल में हुआ था? तो मित्रों एग्जैक्ट इसका लोकेशन जो है बंगाल है। इसका आंसर बी होगा, यानी तेभागा आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था और ये खेतिहर किसान आंदोलन था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि भारत के धन निष्कासन को किसने जो है ब्लीडिंग प्रोसेस का जो है ब्लीडिंग प्रोसेस कहा? कि भारत के धन निष्कासन को किसने जो है ब्लीडिंग प्रोसेस कहा? तो ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। इसका आंसर जो है सी होगा। दादा भाई नौरोजी लगा के जो है रमेश चंद्र लगा के कंफ्यूज नहीं करना है, ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। इसका आंसर जो है सी होगा। तो भारत से धन निष्कासन को जो है ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा जो है कार्ल मार्क्स ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो PW की स्थापना जो है मित्रों ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। इसका आंसर जो है सी होगा। इन्होंने जो है पहली बार जो है PW पब्लिक निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया और इससे पहले जो है जब तक यह PW विभाग नहीं बना था, इससे पहले जो है सैनिक में के जो सदस्य होते थे वही जो है सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे। और इससे क्या होता था कि नागरिकों का जो कार्य होता था इसकी उपेक्षा होती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि कांग्रेस के मन से जो है पहली बार वंदे मातरम जो कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। तो कांग्रेस के इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 की और जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मित्रों RM सयानी ने की। इसका आंसर जो है सी होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? RM सयानी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि मद्रास टेनेंसी एक्ट यानी MTA मद्रास टेनेंसी एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था? तो मद्रास टेनेंसी एक्ट जो है मित्रों ये 1898 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है 24 कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने जो है उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो ये वक्तव्य जो है गांधी जी ने जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था
1931 में, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। तो इसी अधिवेशन में जो है गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसका आंसर जो है बी होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है मित्रों जनमत संग्रह का जो है प्रावधान मित्रों इसमें सिलहट पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी एक से अधिक इसमें आंसर है। तो इसका आंसर जो है ई होगा। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट सीमांत प्रांत यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की बात करें, उसके बाद जो है असम के सिलहट जिले के लिए जो है ये जनमत संग्रह का जो है प्रावधान था। और इसमें जनमत संग्रह हो जाता, इसी के बाद जो है निर्णय होना था जनमत संग्रह के बाद कि वो पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये को किसने जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देने वाले थे महात्मा गांधी। इसका आंसर जो है डी होगा। और इसी में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जोड़ दिया था ये ऐसा बैंक जो टूट रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना में निम्न में से किसने जो है इसकी स्थापना की थी द इंडियन नेशन की। तो द इंडियन नेशन की स्थापना जो है दरभंगा के महाराजा जो है कामेश्वर सिंह ने की थी। तो इसका आंसर जो है सी होगा। और इसका जो पब्लिकेशन का काम होता था ये पटना से होता था, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेजी राज के विरोध के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण जो कि अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, इन्होंने जो है ये ध्रुव दल के सेनानायक थे। तो इसका आंसर जो है बी होगा यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि नौजवान भारत सभा इसकी स्थापना किसने की। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना मित्रों भगत सिंह ने की थी। इसका आंसर जो है बी होगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है मित्रों भगत सिंह ने की थी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो सुधारक पत्र के संपादक जो है मित्रों इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि नरम दल के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 31। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल प्रोविजन यानी कि विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो राज्य का वो कौन भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को यह पावर देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के जो है अगर कल्याण की बात आती है तो उसके लिए जो है वह विशेष जो है वह नियम बना सकता है। तो मित्रों यह जो आर्टिकल है ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 है। इसका आंसर जो है सी होगा। आर्टिकल 15 जो है राज्य को यह पावर देता है कि वह महिला और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है राज्य को। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी ऐसे शब्द इसमें से छांटने हैं जो पहले से शामिल नहीं थे। तो मूल प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य ये सभी शामिल थे। 26 जनवरी 1950 से ही जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 से ही जो है हमारा संविधान लागू और उस दिन से जो है प्रस्तावना में जो मूल संविधान था उसके प्रस्तावना में ये सब शामिल थे। शामिल नहीं थे तो इसमें पंथ निरपेक्ष इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है इसको संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है मित्रों 1953 में किया गया और यह आयोग जो है ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोलखनाथवाद 1965 में, केशवानंद भारतीवाद 73 में, मिनर्वा मिल्सवाद 80 में, एस आर बोमई 94 में,
या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों इसमें जो है सभी सुमेलित हैं, यानी कि केशवानंद भारती बाद जो है 1973 में, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में, एसआर बोमई बाद 1994 में। इसमें मैंने सम्मिलित नहीं है तो ये गोलकनाथ बाद, ये जो है 1967 में हुआ था। तो ये 1967 की बात है, गोलकनाथ बाद जो है 1967 में हुआ था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख जो है मित्रों, ये संविधान के आर्टिकल 57 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 57 में दिया गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। तो मित्रों क्या आपातकालीन उपबंध जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह संघीय विशेषता को दर्शाता है, या राज्य अनस्वर नहीं है ये दर्शाता है, या द्विसदनीय विशेषता विधायिका। तो मित्रों भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को जो है वो दिखाता है द्विसदनीय विधायिका। तो इसका आंसर जो है डी होगा, यानी द्विसदनीय विधायिका जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल, इसका गठन जो है पहली बार कब किया गया। तो मित्रों इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये जो है सरकारिया आयोग के अनुसार जो है संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत जो है इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का जो है सुझाव दिया गया, और ये सुझाव दिया था सरकारिया आयोग ने, और इसको जो है स्वीकार करके जो है 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। तो इसमें 1990 जो है कहीं नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें इसका आंसर जो है ई होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त आंसर जो है 1990 में जो है पहली बार ये इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा की सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जो है ये सुमेलित नहीं है। इसमें निम्न में से कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो लोकसभा की सीटों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, और बिहार में जो है 40 सीटें हैं। तो ये जो है सभी सुमेलित हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये ई होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल इसमें से कौन रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद रहे, के.आर. नारायणन रहे, रामनाथ कोविंद रहे, या डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। तो मित्रों भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है इसमें रामनाथ कोविंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों जो है बिहार के राज्यपाल रहे हैं, फिर भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है मित्रों कि संसद द्वारा नेशनल इमरजेंसी की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है तो उस समय जो है अगर राज्य सूची के विषय पर जो कोई कानून बनता है, तो अगर आपातकाल समाप्त हो जाती है तो उसके कितने समय तक प्रभावी रहेगा। संसद द्वारा जो है उस समय कोई कानून राज्य सूची के विषय पर बनाया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो ये जो है आपातकाल अगर समाप्त हो जाएगी तब जो है यह कितने दिनों तक लागू रहेगा। तो मित्रों जो है अगर इस स्टेट लिस्ट पर जो है संसद कोई कानून बना देती है तब जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो इसकी नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगा, उसके 6 महीना के बाद तक जो है यह प्रभावी रहेगा, उसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यह कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। क्या सामान्य बहुमत से उसको हटाया जा सकता है?
क्या उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, या कुल सदस्यों के बहुमत से, या तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। तो मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष को अगर लोकसभा उनके पद से हटाना हो तो उसके लिए जो संकल्प पारित करना होगा, उसके लिए तत्कालीन जो कुल सदस्य हैं उनके बहुमत से जो है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, यानी इसका तत्कालीन सदस्य का मतलब ये हुआ कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या में से रिक्त संख्या जब घटा देंगे और वहाँ जो उपस्थित होंगे उसके उतने लोग का जो बहुमत होगा, तो इसे इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहा जाता है। इसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी शब्द का उपयोग किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो संकल्प पारित करना होगा वो तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत होना चाहिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मित्रों वो 1 वर्ष का होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा, यानी कि 1 ईयर की जो है उसकी कार्यकाल होती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। यानी भारतीय संविधान का जो है आर्टिकल 171, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीट के बारे में बताया गया है कि किसी भी राज्य में कितनी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या जो है ये जो है विधानसभा जो राज्य में होती है, जिसमें विधायक चुने जाते हैं, उनके जितने सदस्य होते हैं उसका एक तिहाई होता है, यानी कि 1/3 होता है। यानी कहने का मतलब जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता। ठीक है मित्रों, 1/3 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता। तो ये 171 के अनुसार जो है किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा और 40 से कम नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है ये होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया है। पहला में कह रहा है कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, तो ये सही है। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। 60 से कम नहीं, ये भी नहीं, और 40 से कम नहीं, तो ये दोनों जो है उत्तर इसका सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये कह रहा है कि भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो भारत के संविधान का आरक्षण, संविधान का व्याख्या समय समय पर अगर कोई पेच फंसता है तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए संविधान का अभिरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इसमें से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी की जाती है, प्रधानमंत्री की भी की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी की जाती है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी नियुक्ति जो है नहीं की जाती। तो ये सभी जो है इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि मोदी, इस योजना के तहत जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस योजना के तहत जो है लद्दाख को जो है जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर जो है सी होगा। तो मोदी योजना के तहत जो अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है लद्दाख को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इंडिया ग्लोबल 2020 का जो आयोजन जो है मित्रों ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इसका आंसर जो है ए में होगा। और इसमें जो इसका थीम था, ये थीम था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। ये 9 से लेकर 11 जुलाई 2020 तक ब्रिटेन में आयोजित किया गया। ठीक है मित्रों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यह कह रहा है कि किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। तो ये मित्रों, ये जो राज्य है जो कि जिन्होंने किसान सहाय योजना की शुरुआत की है, इसलिए शुरुआत की है ताकि अगर किसी किसान की फसल का नुकसान हो जाता है तो उन्हें मुआवजा दिया जा सके। तो ये राज्य है मित्रों गुजरात। इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन ये करा है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की, वो क्षेत्र है मित्रों लक्षद्वीप। कौन सा क्षेत्र है? लक्षद्वीप, यानी इसका आंसर जो है सी होगा। तो लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच जो है संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर की जो है स्थापना करने की घोषणा जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि 14 अगस्त 2020 को हुए इजरायल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा सही है। तो इजरायल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है। क्या ये बात सही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या ये बात सही है? इजरायल और जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा रोक दिया गया है। क्या ये बात सही है? तो मित्रों, इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं, इसमें जो है तीनों कथन में मित्रों, इसमें तीनों कथन जो है सही है। ये जो है अरब देश का जो है तीसरा देश है यूएई, और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी इसमें मुख्य भूमिका है, और इजरायल तथा जॉर्डन के बीच वेस्ट बैंक जो है इस पर इजरायल को कब्जा को रोक दिया गया है और एक समझौता किया गया है, अब्राहम समझौता। तो इस प्रकार जो है इसमें तीनों उत्तर जो है इसका तीनों कथन जो है सही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।